बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, अब जिन मुल्कों के अंदर बादशाहत है या किंगडम है, सऊदी अरेबिया में है, आप जानते हैं, और उसके अलावा बरतानिया में है, वहाँ पे बादशाहत है। जितने भी अरब ममालिक हैं, मैक्सिमम जो अरब ममालिक हैं, उनके अंदर वही है कि बाप के बाद बेटा है या भाई है या पोता है। तो वहाँ पे ये वोट का निज़ाम नहीं है। वोट का जो निज़ाम है, जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, उसकी खूबसूरती ये है कि लोगों को इक़्तिदार में लाने और इक़्तिदार से भेजने की जो फ़ाइनल पावर है, जो ताकत है, वो अवाम के पास है। अब ये बड़ी अलहदा किस्म की बहस है कि मुख्तलिफ़ ममालिक में उस ताकत को इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है और इसमें शऊर जो है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। वोट में जो सबसे ख़राब चीज़ है वो बुनियादी तौर पे ये है कि इसके अंदर किसी का शऊर या किसी के तालीम या किसी के बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने, किसी के जाहिल होना या किसी का मज़हब या किसी की ज़ुबान जो है उसका कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि यहाँ पे नंबर गेम्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक आदमी जो कि उस मुल्क के सरकारी मज़हब से भी ताल्लुक़ नहीं रखता और वो पढ़ा लिखा भी नहीं है और वो कोई काम भी नहीं करता और यूँ समझे कि जैसे वो कोई नशा करता है या मुख्तलिफ़ बुराइयों में मुब्तला है, उसका वोट भी एक ही नंबर काउंट होगा। और उसके मुकाबले में एक दूसरा आदमी कि जो ना सिर्फ ये कि उस मुल्क के सरकारी मज़हब का बहुत बड़ा पेशवा और रहनुमा है, जिसकी बड़ी साफ़ सुथरी ज़िंदगी है, जो अक्ल व फ़हम और दानिश रखता है, जो एक थिंक टैंक साबित हो सकता है, उसका जो वोट है वो भी एक ही नंबर है। तो वहाँ पे चूँकि नंबर गेम्स होती है, तो उसमें छोटे बड़े, अमीर गरीब, अनपढ़, पढ़े लिखे, अच्छे बुरे सारे जो हैं वो एक नंबर के तौर पे काउंट होते हैं। तो इस वजह से वो तमाम ममालिक के जिनके अंदर जमहूरी निज़ाम मौजूद है, वहाँ पे नंबर गेम की बुनियाद पे हुकूमतों को लाया जाता है और नंबर गेम की बुनियाद पे ही हुकूमतों को घर भेजा जाता है। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में या ऐसे और तरक्की पजीर ममालिक के अंदर बहुत दफ़ा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, करप्शन इन्वॉल्व होती है और धांधली होती है, जिसकी बुनियाद पे फिर फाइनली वो जो हुकूमतें हैं, वो जो लोग हैं, वो शोर मचाते हैं, जो अपोजिशन में होते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 75 साल से पाकिस्तान के अंदर हर वो जमात जो इलेक्शन के अंदर हार जाती है, वो धांधली का शोर करती है, और हर वो जमात जो इलेक्शन के अंदर जीत जाती है, वो उसकी शफाफियत का ढंढोरा पीटती है। अब चाहे जीतने वाली जमात के साथ इस्टेब्लिशमेंट का आनी हाथ हो और चाहे हराने वाली जमात को भी इस्टेब्लिशमेंट के आनी हाथ ने ही हराया हो, लेकिन दोनों का जो मौजू है वो बड़ा अलग अलग होता है। आपने इस सिलसिले में पाकिस्तान में देखा कि बहुत से मुंतखब वज़राए आज़म जो हैं, उन्हें घर भी भेजा गया और उन्हें मौत के घाट भी उतारा गया। लियाकत अली खान से अगर आप देखें तो उनको सरेआम गोली मारी गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सरेआम गोली मारी गई, उनको इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया। मियाँ नवाज शरीफ को एक मरतबा उनका तख्ता जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उल्टा और दूसरी मरतबा उनको दोबारा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए नाअहल करवा के मुल्क से बाहर भेज दिया गया और आज तक जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं। बिल्कुल उसी तरह इमरान खान साहब जो हैं वो अवाम के वोटों से मुंतखब होके आए, लेकिन जब वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के नापसंदीदा करार पाए तो उनको भी घर भेज दिया गया। अब उसको वो रजीम चेंज का नाम देते हैं। बज़ाहिर तो हमें ये लगता है कि उन्हें बड़े आईनी तरीके से घर भेजा गया है, कि उनके खिलाफ एक तरीके अदम एतमाद लाई गई थी और उसको कामयाब कर दिया गया था। रात को 12 बजे अदालत खुल गई थी और उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं उन्हें हुकूमत छोड़ना पड़ी थी और दोबारा अब हुकूमत जो है वो PDM की सूरत में उन्हीं जमातों के पास है जिनके साथ इस्टेब्लिशमेंट का चूहे बिल्ली का जो खेल है वो पिछले 75 साल से जारी है। आपने ये भी देखा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जैसे मजबूत तरीन डिक्टेटर को भी मुआखजे का ड्रावा देके इस्तीफ़ा देके घर जाने पे मजबूर किया गया। जनरल ज़ियाउल हक को, मजबूत तरीन डिक्टेटर को, बम से उड़ा दिया गया, तैयारे को हादसे का शिकार कर दिया गया, वगैरह वगैरह। मौजू ये है कि जब भी हुकूमतें जाती हैं तो चूँकि वो तमाम लोग जो हुकूमत में होते हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, वो बुनियादी तौर पे सियासी लोग हैं, सियासी ख़ानदान है, सियासी घराने हैं, जद्दी पुश्ती जो है वो सियासत में है। अब कैसे हैं, उनके कैरेक्टर कैसे हैं, उनके ख़ानदान कैसे हैं, उनके आबा व अजदाद कैसे हैं, उनमें से वो अंग्रेज़ों के कितने नवाजे हुए हैं, उनमें से गद्दारों की कितनी औलादें हैं, उनमें से जेन्युइन लोग कितने हैं, उनमें पीरी मुरीदी के नाम पे वोट लेने वाले कितने हैं, वो बिल्कुल अलहदा बहस है। लेकिन मौजू ये है
कि जब ये लोग घर चले जाते हैं तो ये जलसे करते हैं, ये जुलूस करते हैं, ये अपने उतारे जाने का, अपने हटाए जाने का रोना भी रोते हैं। ये उसके बाद अगले इलेक्शन की जिद्दोजहद शुरू कर देते हैं, ये अवाम का दिल जीतने की दोबारा कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि वो जमातें कि जिनको हटाया जाता है वो दोबारा अपनी जद्दोजहद में वापस चली जाती हैं और फिर जद्दोजहद से दोबारा वो वोट लेके मुंतखब हो जाती हैं। लेकिन जब बारी आई इमरान खान साहब की तो सूरत हाल जो है वो यकसर मुख्तलिफ हो गई। इमरान खान साहब, इसमें कोई शक नहीं कि आज भी पाकिस्तान के बहुत मकबूल तरीन लीडर हैं, बहुत पॉपुलर लीडर हैं। और मैं अक्सर इस बात का जिक्र करता हूँ कि जब भी इस मुल्क में अगर अब शफाफ इलेक्शन करा दिए जाएं तो आप उसके डिटेल में मत जाएं, आप उसकी वजूहात पे मत जाएं, लेकिन ये सच है कि वो एक बड़ी भारी अक्सरियत से कामयाब हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अब मुस्तकबिल करीब या मुस्तकबिल बईद में भी इसकी कोई भी सूरत जो है वो नज़र नहीं आती। जिस वक्त इमरान खान साहब को ओहदे से हटाया गया, इमरान खान साहब को उस वक़्त आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो उनकी हुकूमत एक फेल्ड हुकूमत बनती चली जा रही थी और लोग इलेक्शन के इंतज़ार में थे कि कब इमरान खान साहब की हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करे, उसके बाद इलेक्शन हो और कोई अपने दूसरे पसंदीदा लीडर को एज अ सेकंड ऑप्शन लाया जाए, ताकि लोग ये समझते थे इमरान खान साहब के दौर में महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और वो तमाम वादे जो रियासत मदीना के तनाजुर में इमरान खान साहब ने अपने सियासी मंशूर में किए थे उनको भी पूरा नहीं किया गया। तो लोग अब ये चाहते थे और लोग इस बात के इंतज़ार में थे कि कब इलेक्शन हो और वो हुकूमत को बदलें। लेकिन चूँकि इमरान खान साहब को तकरीबन 1 साल पहले ही एक आइनी तरीके से अपने ओहदे से हटा दिया गया तो इमरान खान साहब सियासी शहीद बन गए। अब फ़र्क क्या है नवाज शरीफ के अंदर, आसिफ जरदारी के अंदर या पुराने उन तमाम लोगों के अंदर कि जिनकी हुकूमतों को हटाया गया उनमें और खान साहब में एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है। फ़र्क ये है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कि जब उन लोगों को हटाया गया तो उन लोगों ने बाकायदा से दोबारा अपनी गलतियों पे नज़र षानी की, अपनी सियासी जद्दोजहद को दोबारा शुरू किया, अपने वोटर्स के करीब आए, अपने अपने हलकों में गए, उनको नया मंशूर दिया और दोबारा से मुशक्क़त करके, मेहनत करके वो आगे आए। लेकिन इमरान खान साहब ने अनफॉर्चुनेटली 5th जनरेशन वार का सहारा लिया। अभी जो 5th जनरेशन वार है उसमें उनके जो टूल्स हैं वो किसी हल्के में नहीं गए। उन्होंने वहाँ जाके ये नहीं कहा कि वो आइंदा अपनी इन गलतियों का इजाला करेंगे, या उन्होंने कभी सिरे से अपनी उन गलतियों को तस्लीम ही नहीं किया जो सियासी थी, जो सियासी गलतियाँ थीं। उन्होंने इसको कभी अमेरिका की साजिश करार दिया, कभी उन्होंने कागज़ जो साइफ़र है उसको नकली या असली हवा में लहराया, कभी उन्होंने इसको परवेज़ इलाही की साजिश करार दिया, कभी उन्होंने इसको निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की साजिश करार दिया, कभी उन्होंने इसको बैरूनी ताकतों की साजिश करार दिया। लेकिन असल मुद्दा जो था, जिसका ताल्लुक अवाम से था और अवाम को डिलीवर करने से था, उस पर खान साहब कभी भी नहीं आए। हिमाकत और बेवकूफ़ी की हद तक जो गलती इमरान खान साहब ने सियासी तौर पर की वो ये थी कि जब उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया तो उन्होंने अवाम को 5th जनरेशन वार, अब जो मैं 5th जनरेशन वार कहता हूँ उसका मतलब वो तमाम टूल्स हैं जिनका ताल्लुक सोशल मीडिया से है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या कोई भी दूसरा टूल, उसके ज़रिए उन्होंने अपने चाहने वालों यानी तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो इमरान खान साहब के वोटर हैं, उन्हें फ़ौज के ख़िलाफ़ किया। अब आप थोड़ा सा माजी पे नज़र दौड़ाएँ। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और उनको दूसरी मरतबा 2 मरतबा जला वतन किया गया। एक मरतबा तो मुशर्रफ ने जला वतन किया, दूसरी मरतबा वो स्टाम्प पेपर पे दवाई लेने के बहाने जो है वो लंदन जाके बैठ के उन्होंने खुद साख्ता जला वतनी जो है वो इख्तियार कर ली और उसके सिवा कोई हल भी नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में उन पर मुतअद्दद केसेस जो हैं वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में बनाए जा चुके थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जला वतन किया गया। लेकिन उन लोगों ने इन टूल्स के ज़रिए किसी भी दूसरे तरीके से अवाम के अंदर उतना जहर नहीं भरा, फ़ौज के ख़िलाफ़, अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ वैसा जहर नहीं भरा कि लोग 9 मई जैसे वाक़यात करें, वो फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमले करें, वो आर्मी की तनसीबात को जलाएं। और ना ही कभी हमारे साबका हुक्मरानों के मुँह से फ़ौजी जर्नैलों और फ़ौज के ख़िलाफ़ उतना जहर उगला गया जितना इमरान खान साहब के मुँह से उगला गया। अब चूँकि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के आए थे, वो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के बड़े चहीते थे और सारी दुनिया जानती है कि
आखिर में आके उनके उनके इख्तलाफात हो गए थे। जनरल फैज़ के साथ इख्तलाफात तो शायद कम थे, लेकिन जनरल बाजवा के साथ बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे, जिसकी बुनियाद पे उन्हें चलता किया गया। अब उन्हें चाहिए ये था कि वो उन्हीं साबिक हुक्मरानों से कुछ सबक सीखते, और चूंकि उनके पास स्ट्रीट पावर बहुत मौजूद थी, उनके पास उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा मौजूद थे, उनसे प्यार करने वाले लोग आज भी दुनिया भर में मौजूद हैं, तो वो उसे एज अ टूल ऐसे इस्तेमाल करते कि वो अगले इलेक्शन की तैयारी करते। और अगला इलेक्शन चूंकि आपको पता है कि अगर हालात बिल्कुल ठीक रहते और ये अदालती कारस्तानियाँ जो इमरान खान साहब ने जिन अदालत के जजों को अपने साथ मिला रखा है, और अदालतों में जो कुछ इमरान खान साहब के हक में हो रहा है, और जो कि नज़र आ रहा है कि अब उसका भी कोई फ़ायदा इमरान खान साहब को नहीं पहुँचेगा, बल्कि वो टीम और वो चीफ जस्टिस जो कि जिनका दस्ते शफ़क़त इमरान खान साहब के सर पे मौजूद आज तक है, उनके तो अब गिनती के चंद दिन रह गए हैं। डबल फिगर में वो दिन है कि जिसके बाद उन्हें घर तशरीफ़ ले जाना है, और उसके बाद वहाँ पे काजी फ़ायज़ ईसा आ जाएंगे। तो अब किसी भी जानिब से उनके लिए कोई हमदर्दी का जज्बा नहीं रहेगा, सिवाय उस अवाम के कि जो उनसे मोहब्बत करती है और वो जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। लेकिन पाकिस्तान में होता तो वही है जो कि अदालतें चाहती हैं, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, और अवाम की जो ख्वाहिशात हैं वो तीसरी जगह पे हैं। तो जब आपकी मोहब्बत तीसरी जगह पे हो, लेकिन ऊपर की दोनों मोहब्बतों को आप नफ़रतों में तब्दील कर चुके हो, तो फिर आप दोबारा वापस नहीं आ सकते। और यही वो कहानी है जो इमरान खान साहब के साथ हो रही है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब जो है वो सबक नहीं सीख रहे। अब ये खबर बड़ी गर्म है कि परसों यानी 12 जुलाई को इस्लामाबाद में क्लब रोड पे बेस्ट वेस्टर्न के साथ ट्यूलिप बैंक्वेट हॉल के नाम से एक बैंक्वेट हॉल है, जहाँ पे मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं। तो वहाँ पे तकरीबन सैकड़ों के हिसाब से कुछ ऐसे गैर मुल्की पाकिस्तानी लोग के जो ड्यूल नेशनल है, जिनके पास दूसरे ममालिक के नेशनलिटीज़ हैं, वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और वो अगेन उसी 5th जनरेशन वार का हिस्सा बनने आ रहे हैं। एजेंडा जो उनका है वो है नाउ और नेवर, और उसमें वो इंसानी हुकूक की वायलेशन की बुनियाद पे इमरान खान साहब और अरशद शरीफ के जो कत्ल है उसको उस पर खेलेंगे, और उस पर हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करेंगे। शायद वो आखिरी हरबा है। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे नवाज शरीफ को भी हुकूमत से माजूल किया गया, यहाँ पे जनरल मुशर्रफ का भी मुआवजा किया गया, जहाँ जनरल ज़िया के तैयारे को गिराया गया, यहाँ बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल किया गया, लियाकत अली खान का कत्ल किया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाया गया। लेकिन उस वक़्त किसी ने इंसानी हुकूक के नाम पे पाकिस्तान में आके इस तरह की तकरीबात नहीं की। यहाँ पे वली खान बाबर और सहाफ़ी सलीम शहजाद को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया, लेकिन इस तरह की तकरीबात नहीं हुई जब अरशद शरीफ के नाम पे हो रही है। अगर कोई बंदा ये समझता है कि ये अरशद शरीफ मरहूम के लिए है, तो ये उसकी गलत फहमी है। ये 5th जनरेशन वार है, ये वो प्रोपेगेंडा मुहिम है कि जिसकी बुनियाद पे PTI खुद अपने आप को एक गड्ढे में धकेल चुकी है। अगर आप उस सेमिनार के आने वालों की ट्रैवल एडवाइजरी की तफसीलात में जाएँ, तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएँ, जिसमें उनमें बहुत से लोगों को चंदा करने का कहा गया है, उन्हें चार्टर्ड तैयारी के ज़रिए आने का कहा गया है, उन्हें इसको प्रोपोगेट करके दुनिया भर में दिखाने का कहा गया है, और इसके पीछे वही कुव्वतें कार फरमा हैं कि जिन्हें लॉबीज़ कहा जाता है। तो जब तक ये हरकतें होती रहेंगी और आवाम के साथ कनेक्शन नहीं होगा, तो खान साहब का जो दोबारा हुकूमत में आने का ख्वाब है वो एक ख्वाब ही रहेगा। आपने जो गलतियां की हैं, आप उन गलतियों का इजाला कीजिए। अभी आपको याद है कि कल एक खबर ये चल रही थी कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, जो कि बड़ी दगरगूं कैफियत में जेल के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने एक पटिशन दायर कर रखी है कि मुझे जेल के अंदर बुनियादी सहूलियात दी जाएँ, और चूँकि मैं साबिक वज़ीर आला रहा हूँ तो मेरे साथ अच्छा सलूक किया जाए, मुझे एयर कंडीशन दिया जाए, AC दिया जाए, मुझे घर का खाना दिया जाए, मुझे दीगर सहूलियात दी जाएँ। सवाल ये पैदा होता है कि कल इमरान खान साहब ने अमेरिका में खड़े हो कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो अलल ऐलान ये कहा था कि अभी मैं वापस जाऊंगा तो मैं नवाज शरीफ की जेल से AC उतरवाऊंगा। तो जब आप खुद ये कर चुके हों और आप उस वक़्त नारे मार रहे हों और आप सीटियां बजा रहे हों, आप बगलें बजा रहे हों, आप नाच रहे हों, तो अब जब आपकी बारी आई है तो आप इसको बर्दाश्त करें, और अब आप इंतज़ार करें उस वक्त का जब गिरफ्तारी के बाद अब आप इस बात को नोट कर लीजिए कि ये खबर भी चला करेगी कि इमरान खान साहब इस बुनियाद पे एयर कंडीशन मांग रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म हूँ, वो इस बुनियाद पे घर के खाने का मुतालबा कर रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म हूँ। लेकिन ये तो तब है
कि जब आपने भी साबिक वज़राए आज़म, साबिक वज़राए आला के साथ वही सलूक किया होता। उस वक़्त तमाम लोग आपको कहते थे, समझाते थे कि खान साहब ये मत करें, लेकिन आपके ऊपर भूत सवार था, आपके पीछे जनरल फैज़ का हाथ था, आपके पीछे साकिब नासूर का गलीज़ गलीज़ हाथ था, आपके पीछे जनरल बाजवा था। लेकिन अब हालात आपके कंट्रोल में नहीं हैं। अब आपके चाहने वाले, आपके मुरीद, आपके ऊपर दस्ते शफ़क़त रखने वाले मिस्टर बंदयाल के गिनती के चंद दिन डबल फिक्र में रह गए। जब वो भी चले जाएंगे तो आपके तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। और वो जो अब नैब का तरमीमी आर्डिनेंस मंजूर कर लिया गया, उसकी बुनियाद पे अब जब आपको नैब पकड़ लेगी तो आपको लंबे अरसे के लिए नैब की जेल में रहना होगा और आपको अदालत तक में पेश नहीं किया जाएगा। और ये सारा कुछ जो है ये 5th जनरेशन वार का हिस्सा है। इंसाफियंस को, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को, इमरान खान साहब के चाहने वालों को इस बात पे सोचना चाहिए कि जब भी आप किसी साजिश का शिकार होते हैं, आप किसी नाकामी का शिकार होते हैं, आप फेल हो जाते हैं, तो आपको इल्ज़ाम तराशी, आपको शोर मचाने, आपको प्रोपोगेंडा करने, 5th जनरेशन वार में जाने के बजाय अपनी गलतियों पे नज़रसानी करनी चाहिए, अपने गिरबान में मुंह डालना चाहिए और ऐसी सबीलें पैदा करनी चाहिए कि आप दोबारा आ सकें। जैसे नवाज शरीफ साहब दोबारा आ जाते हैं, जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा दोबारा आ जाती थी, जैसे अब PDM की सूरत में तमाम जमातें आपके मुखालिफ होने के बावजूद दोबारा इस वक्त हकीकत ये है कि वो इक़्तिदार में है। अगर आपको ये इक़्तिदार दोबारा चाहिए, अगर आप पाकिस्तान की वाकई में खिदमत करना चाहते हैं, तो आपको ये सोचना होगा कि आपने अपनी ज़िंदगी के पहले वज़ीर आज़म के टेन्योर में गलतियाँ कहाँ कहाँ की, आपने क्या कुछ कहा था जो डिलीवर नहीं कर सके, और आपने कौन कौन से वादे किए थे जो आप पूरे नहीं कर सके। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।